आज सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को ही डिफाइन करना चाहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पिछली क्लास में हमने जितना भी कुछ स्टडी किया उससे अगर कोई पूछता है आपको कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली, तो आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे? क्या उसके लिए पूरा वो इतिहास बताएंगे? ऐसा नहीं है। इन सब को समझने के बाद चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमें जो एक बात पता चली उसको हम उसकी परिभाषा बना देंगे। क्या पता चला चुंबकीय क्षेत्र के बारे में? कि मैग्नेटिक फील्ड स्पेस का एक ऐसा गुण होता है, स्पेस की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर कोई भी आवेशित कण उस स्पेस में एंटर करता है, उस स्पेस में गति करता है, तो उस आवेश पर एक बल लगना शुरू हो जाता है। देखिए मैंने क्या बोला, गति करता है। रख देते हैं तो बल लगता है ऐसा नहीं है, गति करता है तो बल लगता है। समझ रहे हैं आप? जैसे वैद्युत क्षेत्र में हमने क्या बताया था आपको कि वैद्युत क्षेत्र किसी मुक्त आकाश का वह गुण है जिसके अंदर हम वैद्युत बल के प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, या कोई वैद्युत आवेश रखने पर उसमें वैद्युत बल लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यह हम रखने पर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि आपने लास्ट क्लास में देखा कि रखने से चार्ज फोर्स का अनुभव नहीं करता, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है। उसके लिए चार्ज को चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमको यही कहना पड़ेगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो फ्री स्पेस का एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से जब उसके अंदर कोई आवेशित कण गति करता है तो उस पर एक बल लगना स्टार्ट हो जाएगा। रुके पर नहीं, चलते हुए पर एक बल लगना स्टार्ट हो जाता है, और उस बल की दिशा सदैव चुंबकीय क्षेत्र की गति की बल की दिशा जो होती है वो आवेशित कण की गति की दिशा के लंबवत होती है। ये हमने देखा कि अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो जो चुंबकीय बल लगता है, जो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है, वो हमेशा इसके मोशन के परपेंडिकुलर लगाता है, लंबवत। तो लंबवत दिशा में एक बल लगना स्टार्ट हो जाएगा, और उस बल का प्रभाव क्या होगा? देखिए बल के तीन प्रभाव होते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स, देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस एंड यू हैव स्टडीड अबाउट इट इन योर क्लास 11th। कौन कौन से 3 इफेक्ट होते हैं? पहला इफेक्ट तो ये कि अगर बल पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन पे लगेगा तो इसकी स्पीड को बढ़ा देगा, एक्सीलरेट कर देगा, पार्टिकल को त्वरित कर देगा। पहला इफेक्ट कि बल किसी कण की गति को क्या कर सकता है? एक्सीलरेट कर सकता है, उसको त्वरित कर सकता है। दूसरा, अगर पार्टिकल की गति की विपरीत लगा तो उसको क्या करेगा? गति धीमी कर देगा, उसको रिटार्ड कर देगा, उसको मंदित कर देगा। तीसरा, अगर वो पार्टिकल की गति की दिशा के लंबवत लगेगा तो उसको मोड़ भी सकता है। इसलिए बल के 3 प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव त्वरित करना, दूसरा मंदित करना, और तीसरा उसकी गति की दिशा को बदल देना। यहाँ पर क्या हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल पर जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो हमेशा उसकी गति की दिशा के लंबवत लगता है, इसलिए यहाँ पर तीसरा वाला इफेक्ट आएगा और गति की दिशा उसके क्या हो जाएगी? मुड़ जाएगी। लगातार उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता रहेगा। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ हम आज का अपना आर्टिकल जिसका नाम रखा है मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले हम इसको स्टडी कर लेंगे 4 लाइन में, और उसके बाद देखेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के भीतर है, तो अभी हम बात कर रहे हैं बार बार कि उस पर एक बल लगना शुरू हो जाता है। अगर आवेशित कण गति करे तो कितना बल लगना शुरू हो जाएगा? उस बल की कितनी मात्रा होगी? 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 10 न्यूटन? क्या फॉर्मूला होगा उसके लिए, उसको हम स्टडी करेंगे। तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हमने, किसी मुक्त आकाश का वह गुण। देखिए फील्ड कोई भी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और अभी नया फील्ड हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। जितने भी फील्ड हैं सब स्पेस की प्रॉपर्टी है। ये पृथ्वी की प्रॉपर्टी नहीं, पृथ्वी के तल की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी दीवार की प्रॉपर्टी नहीं है। ये स्पेस का मतलब समझते हैं, स्पेस में ऐसे भी होता है जगह
ऐसे भी जगह होंगे। तो ये स्पेस की प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए लिखा गया किसी मुक्त आकाश का वह गुण जिसके कारण उसमें एक गतिमान आवेश, एक रखा हुआ आवेश नहीं बोलेंगे, एक गतिमान आवेश, एक बल का अनुभव करता है जिसकी दिशा आवेश की गति की दिशा के लंबवत होती है, बल की दिशा, तथा इस बल के प्रभाव में गतिमान आवेश की गति की दिशा निरंतर बदलती रहती है। दिशा निरंतर बदलती रहेगी। आपको बताया भी था लास्ट क्लास में हमने कि वो लगातार बस ऐसा गोल घूमना शुरू कर देता है। और आप जानते हैं इस चीज का भी आप और आगे देखेंगे, बड़ा अच्छा यूज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ने, फिर से बताइए मुझे, लास्ट क्लास में आपने सीखा, कितना याद रखा आपने, कितना भूल गए एक रात में? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को क्या करता है? त्वरित करता है या उसकी दिशा बदलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र आवेशित कण को क्या करता है? उसको त्वरित करता है, उसकी गति की स्पीड बढ़ा देता है या टर्निंग इफेक्ट शो करता है? स्पीड बढ़ा देता है, टर्निंग इफेक्ट शो नहीं करता, मोड़ नहीं सकता उसको। तो वैद्युत क्षेत्र उसको स्पीड बढ़ा सकता है लेकिन उसको मोड़ नहीं सकता। चुंबकीय क्षेत्र क्या कर सकता है? स्पीड बढ़ाता था क्या? स्पीड नहीं बढ़ाता था, लेकिन क्या कर लेता था? मोड़ देता था। आप देखेंगे आगे चलकर इन दोनों चीजों का हम बड़ा अच्छा यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, बदलती रहती निरंतर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन हो गई। अब हमने देखा कि कहीं पर ये वाला जो इफेक्ट है ना मैग्नेटिक फील्ड का, हमें कम दिखाई देता है और कहीं पर ये वाला इफेक्ट हमको ज्यादा दिखाई देता है। तो जिस जगह पर हमें ये इफेक्ट कम दिखेगा, इफेक्ट मतलब बल का लगना, चार्ज पार्टिकल को मोड़ना, मैग्नेटिक फील्ड के दो काम हैं, एक तो गतिमान आवेश पर बल लगाना और दूसरा उसको मोड़ देना। मैग्नेटिक फील्ड के दो काम हैं। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों काम स्ट्रांगली करेगा, बहुत ज्यादा तेजी से करेगा, हम बोलेंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रबल है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। और जहां पर वो ये दोनों ही काम कमजोरी से करेगा, कम अच्छे से करेगा, तो हम बोल देंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है। मैग्नेटिक फील्ड के दो काम है, क्या? एक तो गतिमान आवेश पर बल लगाना और दूसरा उसको चलते चलते मोड़ देना। तो जो चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों काम तेजी से करेगा, हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और अगर वो ये वाला काम थोड़ा कम अच्छे से करेगा तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड वीक है, चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है थोड़ा, ये बोल देंगे। इसके लिए हमने ना एक शब्द बनाया, एक आर्टिकल बनाया कि कहीं चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है और कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है। इसके लिए हमने एक आर्टिकल बनाया जिसका नाम रखा गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे वैद्युत क्षेत्र में बनाया था हमने, गुरुत्वीय क्षेत्र में बनाया, कहीं पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल है, कहीं पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? इसकी पहचान हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से करते हैं। ऐसे ही कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है और कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से। और उसका हमने एक सिंबल भी बना दिया, बी, कैपिटल बी। क्लास 10th में भी शायद ये पढ़ने को मिला होगा आपको। चुंबकीय क्षेत्र क्लास 10th में है, नहीं है? है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने किससे प्रदर्शित किया? कैपिटल बी से। तो इसी के साथ मैं जोड़ देता हूं, निरंतर बदलती रहती है। और इसके लिए कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर प्रबल है और कहीं पर दुर्बल है। इसको समझने के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को स्टडी करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किससे करेंगे? बी से। अभी दुनिया भर की बातें नहीं लिखेंगे, केवल ये लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से प्रदर्शित करते हैं, बस।
बाकी आगे आने वाले आर्टिकल्स में हम एक एक करके स्टडी करते जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 20 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक पॉइंट बना लिया, क्योंकि इसकी अभी हमको जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए हम बना लेते हैं आगे। अब आप ये सोच सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कोई परिभाषा नहीं हुई, कोई सूत्र नहीं हुआ, बस सीधे ही आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 20 से लिखते हैं। तो मैंने आपको बता तो दिया ना कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पर क्या ज्यादा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र वीक होगा तो हम क्या बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है। दोनों बार तीव्रता बोलनी है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को किससे प्रदर्शित करा करेंगे, कैपिटल बी से। अब हमारा दूसरा आर्टिकल हम लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल। क्योंकि लगातार पिछली क्लास से हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में एक गतिमान आवेशित कण को प्रवेश करवा दिया जाए तो उस पर एक बल लगना स्टार्ट हो जाता है। अब आज हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि यही पढ़ने वाले हैं कि कितना बल आखिरकार लगता है, क्या फॉर्मूला उसका होता है, ये स्टडी हमको करना है। तो उसको हम देखा कि कैसे क्या बल होता है, किस तरह से उस पर फोर्स ज्यादा या कम लगता है। तो हमने उसको तरह तरह से डिफरेंट टाइप से स्टडी किया और कई सारी बातें उसके बारे में निकलकर हमारे सामने आई। कौन कौन सी बातें निकल करके आई? पहली चीज तो ये कि अगर कोई आवेशित कण है जो v वेग से b तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए अगर गति कर रहा है, तो हमने उसमें तीन बातें देखी। कौन कौन सी तीन बातें देखी उनको एक एक लिखेंगे और समझते भी चलेंगे। पहले ये कुछ लाइंस नोट कर लेते हैं। माना Q आवेशित कण वेग v से b तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान। देखो क्या क्या लिखा हमने कि हमने मान लिया कि एक Q आवेशित कण है, वो वेग v से चल रहा है और b तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है। तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल जो F होगा उसकी वैल्यू हमने देखा कि जैसे बताया तीन बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, इसके लिए मैं चाहूं तो एक छोटा सा फिगर भी आपको बना के दिखा सकता हूं। ये इस तरह से
इसमें आप सभी जानते हैं इधर की तरफ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हम ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से किसी भी एक तरफ आवेशित कण को गति कराएंगे और एक दिशा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ले लेंगे। तो या तो आप अभी के समझने के लिए इसको रहने दीजिए, अभी आप ऐसा कर लो, ऐसा बना लो मैग्नेटिक फील्ड। ये चुंबकीय क्षेत्र बना लिया हमने, इस पर एक आवेशित कण है जिसका आवेश है Q, v वेग से चल रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने ले ली। तो हमने देखा कि इस पर जो चुंबकीय बल, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र उस पर एक बल लगाना शुरू कर देता है और उस बल का नाम क्या है? चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। उसकी जो वैल्यू है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, बल का मान आवेश का जितनी मात्रा होती है उस पर निर्भर करती है। हमने देखा कि अगर हमें Q आवेश का कण प्रवेश करवाते हैं और एक 2Q आवेश का कण प्रवेश करवाते हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम रख दें, दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्रवेश करवाया, बस डिफरेंस कहां पर कर दिया? एक का आवेश Q रखा और दूसरे वाले का आवेश कितना कर दिया? 2Q। तो हमने क्या देखा कि जो 2Q आवेश वाला कण था ना, उस पर लगने वाले बल जो था वो भी डबल था। देखिए क्या क्या हमने सेम रखा। जिस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करवाया मैग्नेटिक फील्ड भी सेम था, दोनों को सेम वेलोसिटी से हमने एंटर करवाया, सेम डायरेक्शन पे भी चलाया, थीटा भी अलग अलग नहीं किया उनका। बस फर्क हमने इतना रखा कि एक का आवेश दूसरे के आवेश से 2 गुना रख दिया। तो हमने क्या देखा कि जो उन पर जो बल लगा ना, वो दूसरे वाले आवेश पर पहले वाले आवेश की तुलना में 2 गुना बल लगना शुरू हो गया। अब सब कुछ सेम है, आवेश ही तो केवल अब बदला हुआ है और यहां पर हमने देखा कि बल भी चेंज हो गया। इसका मतलब हमने एक अंदाजा लगा लिया कि जरूर जो चुंबकीय बल होगा वो किस पर निर्भर करता होगा? आवेश पर, क्योंकि बाकी सारी चीजों तो हमने सेम रखी है। अगर वो आवेश पर निर्भर नहीं करता तो आवेश के डबल कर देने से भी सारी चीजें सेम थी। आवेश को डबल कर दिया तो भी फोर्स बदलना नहीं चाहिए था, सेम लगना चाहिए था। लेकिन आवेश को डबल करने से फोर्स भी डबल होता है। इसका मतलब जो फोर्स है वो आवेश पर निर्भर करता है और विलोमानुपाती है कि अनुक्रमानुपाती। तो आवेश को डबल करो, फोर्स डबल हो जाता है, आवेश को हाफ कर दो, फोर्स भी हाफ हो जाता है। ये कौन सा रिलेशन है? अनुक्रमानुपात का। तो इसका मतलब जो बल है वो आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। F का मान आवेश की मात्रा Q के अनुक्रमानुपाती होता है। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और मान लेते हैं कि यह समीकरण नंबर 1 है। दूसरा हमने देखा कि ये जो चुंबकीय बल है ये किस पर डिपेंड करता है। तो दूसरा हमने पाया कि अगर फिर से हम एक एक्सपेरिमेंट करें जिसमें फिर से हम 2 चार्ज पार्टिकल लाएं, इस बार हम क्या करेंगे? दोनों का आवेश सेम रखेंगे। देखो इस बार दोनों का चार्ज हम सेम कर देंगे। पहले वाले पार्टिकल का Q है, दूसरे वाले पार्टिकल का भी Q रहेगा। बस डिफरेंस किस में कर देंगे? उनकी वेलोसिटी में। एक को थोड़ा तेज चलाएंगे और एक को थोड़ा धीमे चलाएंगे। दोनों के लिए B सेम रखेंगे, अलग अलग नहीं रखेंगे। दोनों को एक ही डायरेक्शन पे एंटर करवाएंगे। तो अब इन चारों चीजों में से हमने किसको बदल दिया? बताइए। वेग को बदल दिया। एक पार्टिकल का वेग ज्यादा और एक पार्टिकल का वेग कैसा कर दिया? कम। बाकी सब कुछ सेम रखा। तो फिर हमने देखा कि जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा थी उस पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा था, और जिसकी वेलोसिटी कम थी, जो स्लो स्लो चलता था, उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स भी कम था।
तो हमको फिर से बात समझ में आ गई कि जाहिर सी बात है कि जो चुंबकीय बल है वो और किस बात पर निर्भर कर रहा है, वेग पर। और किस प्रकार से निर्भर करता है, विलोमानुपात में है, अनुक्रमानुपात में। तो हमने देखा वेग ज्यादा फोर्स ज्यादा, वेग कम फोर्स कम, तो ये कौन सा संबंध हुआ, अनुक्रमानुपात में। तो हमने एक रूल और बना लिया कि चुंबकीय बल F का मान आवेशित कण के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी ज्यादा स्पीड में चलाते थे ना उतना ज्यादा फोर्स लगता था उस पर, धीरे चलाते थे तो फोर्स भी कम लगता था। तो चुंबकीय बल F का मान आवेशित कण के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। यह भी मिल गया मुझे। चुंबकीय बल F का मान आवेशित कण के वेग v के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ओके। इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, चुंबकीय बल F वेलोसिटी v के अनुक्रमानुपाती होता है। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया और हमने ढूंढने का प्रयास किया कि ये जो चुंबकीय बल है वो और किस पर डिपेंड करता है। तो हमें एक चीज और मिली, फिर क्या, इस बार हमने क्या किया, इन सब में 2 आवेशित कण लिए, दोनों का चार्ज सेम रखा, दोनों को सेम स्पीड में गति भी करवाई हमने, ना किसी का आवेश कम ज्यादा किया, ना किसी का वेग हमने कम ज्यादा किया। इस बार हमने 2 अलग अलग जगहों पर 2 पार्टिकल भेजे। एक जगह पर भेजा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा स्ट्रांग था, और एक दूसरी जगह पर एक पार्टिकल को भेजा जहां मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा वीक था। तो इस बार हमने कहां बदलाव कर दिया, चार्ज दोनों पार्टिकल्स का सेम, दोनों पार्टिकल की स्पीड भी सेम। तो चेंज कहां किया फिर हमने, एक जगह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग और एक दूसरी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड वीक कर दिया, और एक पार्टिकल को इसमें भेजा, एक को इसमें भेजा, और चेक करने की कोशिश की कि इस बार जो चुंबकीय बल लगेगा उस पर क्या इफेक्ट आएगा। हमको दिखा, क्या दिखा, कि जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग था वहां पर फोर्स भी ज्यादा लग रहा था, और जहां मैग्नेटिक फील्ड वीक था वहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी कम लग रहा था। कुछ बात समझ में आई। तो हमने फिर से अपना एक रूल बना दिया। क्या रूल बना दिया, कि जो चुंबकीय बल होगा वो किस पर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करेगा। और किस प्रकार डिपेंड करेगा, अनुक्रमानुपाती होगा या विलोमानुपाती। तो हमने देखा कि होता क्या था, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाने से फोर्स क्या हो जाता है, बढ़ता है, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को घटा देने से फोर्स कम होता है। तो B बढ़ाओ F बढ़ेगा, B घटाओ F घट जाएगा। ये कौन सा रिलेशन है, अनुक्रमानुपात का। तो हमने एक रूल और बना लिया कि चुंबकीय बल का मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। बस सिंपल। चुंबकीय बल F का मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के अनुक्रमानुपाती होता है। B के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट आप देखने जाएंगे तो हमको लिखना पड़ेगा F विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए यहां हमको इसकी आवश्यकता थी, इसलिए मुझे इसके लिए एक सेंटेंस यहां नोट कर देना पड़ा था, नहीं तो जब हम इसके बारे में पढ़ते तब लिखते।
पर क्योंकि यहां जरूरत थी तो हमने लिख दिया। ओके, तीसरा पॉइंट देख लिया हमने और भी कोशिश किया बदल बदल करके कि क्या ये जो चुंबकीय बल का मान है जो कि आवेशित गतिमान आवेशित कण पर लगता है, क्या ये और किसी बात पर निर्भर करता है क्या। और हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमें और कुछ समझ में नहीं आया। मतलब चुंबकीय बल का मान इन 3 बातों पर डिपेंड करता है, ये हमें साफ साफ समझ में आ गया। लेकिन हमने और भी चीजों को तलाश किया कि क्या चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स और किसी बात पर डिपेंड करता है क्या। तो हमें और कुछ मिला नहीं। फिर उसके बाद तो जब मिला नहीं तो हमने क्या कर दिया, इन्हीं तीनों रूल्स को आपस में कंबाइंड करवा दिया। ठीक है, तो समीकरण 1, 2 और 3 तीनों समीकरणों को आपस में क्या कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, मिला देते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 व समीकरण 3 को मिलाने पर देखो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 को मिलाइए। तीनों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं F है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पर तो हम एक F लिख देंगे। तीनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का साइन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का साइन भी लगा देंगे। तीनों के राइट हैंड साइड पे देखने जाओगे अलग अलग सिंबल हैं, Q, V, B, तो हम इन तीनों को आपस में कंबाइंड कर देंगे। तो Q इंटू V इंटू B। ठीक है, अब मैथमेटिकली आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इसकी जगह पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो इसको हटा करके यहां पर हमने एक कांस्टेंट लगा दिया QVB। ये आ गया एक आवेशित कण अगर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिमान है तो उस पर लगने वाले बल की वैल्यू। पर इस बल में आप देख रहे हैं एक कांस्टेंट आ गया है और हम कांस्टेंट नहीं चाहते। हर फॉर्मूले में इस तरीके से कांस्टेंट आता रहेगा तो हमारी स्टडी बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। सो वी डोंट वांट दिस कांस्टेंट एंड वी वांट टू रिमूव दिस कांस्टेंट। हम इस कांस्टेंट को हटाना चाहते हैं। तो क्या हम कांस्टेंट हटा सकते हैं अपने आप से? आंसर इज नो। हम कांस्टेंट को अपने आप से ऐसे हटा दें ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जबरदस्ती थोड़ी लगाए हैं। इस निशान को हटाया है तो लगा है, तो इसको अपने मन से हटा के आप F बराबर QVB कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक शर्त है हमारे पास, उस शर्त के आधार पर हम कांस्टेंट को हटा सकते हैं। फिर से सुनिए, क्या आप यूं ही किसी फॉर्मूले में आने वाले कांस्टेंट को हटा सकते हैं? आंसर है नहीं हटा सकते। लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन हो सकती है जब हम अपने फॉर्मूले में आने वाले कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं। क्या शर्त है वो? जल्दी से बताओ, क्योंकि कांस्टेंट तो हमको हटाना है। कांस्टेंट हमारे फॉर्मूले पे इंट्रोड्यूस नहीं करके रखना चाहते, उसको हटाना ही चाहते हैं, कांस्टेंट के बिना सूत्र चाहते हैं। तो शर्त यह है कि अगर आप किसी भी फॉर्मूले में आने वाले कांस्टेंट को उस वक्त हटा सकते हो जब आप किसी नई भौतिक राशि को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अगर किसी नई भौतिक राशि को आप आज पढ़ने जा रहे हैं, आज उसको आप सबका परिचय करवाना चाहते हैं, तो आप कांस्टेंट को उसके लिए हमारे पास रास्ता है, हटा सकते हैं। कुछ बात हमारी समझ में आई? फिर से बताइए, क्या किसी फॉर्मूले में से यूं ही कांस्टेंट को आप हटा देंगे? आप नहीं हटा सकते। लेकिन तो क्या कोई रास्ता नहीं है कांस्टेंट हटाने का? है एक रास्ता। क्या रास्ता है? जिस दिन आप किसी भी नई भौतिक राशि को इंट्रोड्यूस करें, उसके बारे में सबको बताएं, उससे पहले उसके बारे में कोई ना जानता हो, और उस दिन आप उसको बताने जा रहे हो, उस वक्त आपके पास एक रास्ता है कि आप कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं।
तो क्या हम लोग आज एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? बताइए, अगर हम एक न्यू क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज से, तो हमारे पास ये एडवांटेज मिल सकता है, ये फायदा ले सकते हैं कि हम कांस्टेंट को हटा लेंगे। लेकिन अगर हम कोई नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास ये फायदा नहीं होगा। तो प्लीज अब आप मुझे बताएं, क्या आज कोई नई क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? फोर्स को आप पहले से जानते हो या आज पहली बार पढ़ रहे हैं? तो ये नई क्वांटिटी नहीं है। आवेश को आप पहले से जानते हो या आज ये नई क्वांटिटी है, आज हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपसे? पहले से जानते हैं, इसमें भी हमारे पास रास्ता नहीं है। वेलोसिटी, इज दिस अ न्यू क्वांटिटी और यू नो वेरी वेल अबाउट इट? क्या ये एक नई क्वांटिटी है या आप इसके बारे में भी अच्छे से जानते हैं? जानते हैं। दिस इज नॉट अ न्यू क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या ये एक नई क्वांटिटी है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं या इसको भी पहले बहुत पढ़ चुके हैं हम लोग? देखिए, आपने देखा है इससे मतलब नहीं है, हमारी पढ़ाई में ये पहली बार आ रहा है। आज ही हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपसे। मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता को B से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो अभी तक हमारी स्टडी में नहीं आई थी। आज ये नई नई क्वांटिटी हमारी पढ़ाई में हमको मिली हुई है। तो आज हम आप सबके सामने ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आज हम आपको इसका परिचय कराएंगे, इसलिए हम सबके लिए कैसी क्वांटिटी है? नई। तो फिर हम ये फायदा ले सकते हैं, हम ये फायदा ले सकते हैं कि कांस्टेंट को हम हटा सकते हैं। लेकिन ऐसे भी नहीं कि नई क्वांटिटी देख लिया तो हटा के फेंक दो, ऐसा नहीं कर सकते। उसका एक तरीका है आपके पास, वो तरीका ही यूज करोगे। क्या तरीका है? ध्यान से देखिएगा। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जब कभी आप कोई नई भौतिक राशि को सबसे परिचय करवाने जा रहे हो, उस वक्त आपको यह फायदा मिल सकता है कि आपके सूत्र में आए हुए कांस्टेंट को आप क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, ऐसे नहीं हटा सकते। अब देखो, अब पता चला इस फॉर्मूले में हम किस भौतिक राशि को नई है और आपको परिचय करवाना चाहते हैं। कौन सी राशि है बताइए? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और कैसे कांस्टेंट हटाएंगे, अब उसका तरीका देखिए। हमने मान लिया कि F इज इक्वल टू 1 न्यूटन। F को क्या मान लिया हमने? 1 न्यूटन। Q को मान लिया 1 कूलॉम। V को मान लिया 1 मीटर पर सेकेंड तथा B को मान लिया 1। इसका यूनिट क्योंकि अभी हमने बनाया नहीं है तो हम इसका यूनिट अभी नहीं लिखेंगे, यूनिट लिख देंगे केवल। अब आप देखिए हमने क्या कर दिया, F को 1 मान लिया, Q को 1 मान लिया, V को 1 मान लिया, और उस वक्त हमने बोला कि B कितना होगा? उस समय 1 होगा। अब आप सोचोगे ये तो कौन सा तरीका है, आपने तो फॉर्मूले में K को छोड़ के सबको 1 बना दिया। अब आपको मैं बताऊं कि यह जितनी भी राशियां हैं, बल 1 न्यूटन लग रहा है, आवेश 1 कूलॉम का है, चाल उसकी 1 मीटर पर सेकेंड है, उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 1 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करेंगे, इस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करेंगे ताकि K यहां से हट जाए अपने आप से, और K हट जाएगा, फिर K से मुक्त एक फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। अब देखिए हमने कैसे परिभाषित किया। हमने बताया कि हम उस चुंबकीय क्षेत्र को एक बोला करेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र मानेंगे। किसको? कि जब उसके भीतर 1 कूलॉम का आवेश 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चलेगा और उस पर 1 न्यूटन का बल लगेगा, उस वक्त वहां जितना भी चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम? 1 बोलेंगे।
उसका मान लेंगे कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। और आप जानते हो ऐसा हम कहेंगे तो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उससे पहले तो बी को कोई जानता ही नहीं था। अब अगर उससे पहले बी को कोई जानता ही नहीं है तो हम जो बताएंगे वही मानेंगे। आप भाई ऑब्जेक्शन आप किसका करेंगे? ऑब्जेक्शन आप किसका करेंगे? मैं बोलूंगा कि ये मैंने लिखा है ए फॉर एप्पल, मान लेंगे आप? बताइए, आप मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? आप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप इसके बारे में पहले से जानते हैं, इसलिए आप नहीं मानेंगे। बात समझ आ रही है आपको? नहीं समझ में आया? लेकिन एक ऐसी चीज जिसको कोई पहले जानता ही नहीं है, जब उसको हम आपको बताएंगे तो वो आप मान लेंगे और उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। इसलिए आप जानते हैं के को 1 बनाने के लिए हमने चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा ही ऐसी बना डाली। चुंबकीय क्षेत्र को इस तरीके से हमने परिभाषित ही कर दिया ताकि के की वैल्यू 1 हो जाए और फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। और ये काम आप तभी कर सकते हैं जब किसी नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करें। तो आज हम कर रहे हैं आपके सामने, इसलिए हमने ये सब बना दिया। अब ध्यान से सुनिए फिर से। अगर हमारे पास किसी स्थान पर, किसी स्पेस में 1 कूलम का आवेश 1 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है और उस पर 1 न्यूटन का चुंबकीय बल लगता है, तो वहां जितना भी चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको हम क्या बोलेंगे कि ये वाले चुंबकीय क्षेत्र को आज से हम बोलेंगे 1 यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, एकांक चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे इसको हम। अगर बल थोड़ा ज्यादा लगेगा, बाई चांस हमने बात क्या की है कि चार्ज कितना होना चाहिए 1 कूलम, और उसको कितनी स्पीड में से चलाएंगे हम 1 मीटर पर सेकंड। अगर पार्टिकल पर 1 न्यूटन से ज्यादा बल लगने लगेगा तब क्या करोगे आप? यह जरूरी तो है नहीं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप ले जाओ 1 कूलम का आवेश और 1 मीटर पर सेकंड की चाल से उसको चला दो तो बस 1 न्यूटन का बल लगने लगेगा। हो सकता है ज्यादा लगने लगेगा, तो क्या करोगे आप? अगर ज्यादा लगने लगेगा तो हम वहां पर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र के मान को थोड़ा घटाएंगे, और अगर कम लगने लगेगा 1 न्यूटन से तो चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करेंगे ताकि 1 कूलम का आवेश जो कि 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रहा है, बल उस पर कितना लगना चाहिए? 1 न्यूटन का। उस वक्त बढ़ाने से, घटाने से, सब कुछ करने के बाद जो चुंबकीय क्षेत्र वहां पर मिलेगा उसको हम कहेंगे कि यह है एक मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से हमने उसको परिभाषित ही कर दिया। कुछ बात हमारी समझ में आई आपको? नहीं आ रही है? फिर से सुनिए। अच्छा, हमने कितना आवेश लिया बताइए? 1 कूलम का। उसको कितनी स्पीड में चलाया? 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चलाया, और उस पर चुंबकीय बल लगने लगा 2 न्यूटन। तो वहां जितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या आप उसे एकांक चुंबकीय क्षेत्र मान लोगे? नहीं। तो क्या करोगे फिर आप? किसको कम करोगे? वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसको कम करेंगे। हमने कम किया, फिर से 1 कूलम का आवेश ले गए, 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में चलाया, और इस बार हमने देखा कि उस पर बल लगने लगा 0.7 न्यूटन का बल लगने लगा। 1 न्यूटन से कम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कम कर दिया हमने। अब बताइए 0.7 न्यूटन का बल लग रहा है, तो क्या उस वाले चुंबकीय क्षेत्र को एकांक चुंबकीय क्षेत्र बोल दें? नहीं बोलेंगे। तो किस वाले चुंबकीय क्षेत्र को एकांक चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे? कि जब 1 कूलम का आवेश हो, 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड में दौड़े, और उस वक्त उस पर कितना बल लगना चाहिए? 1 न्यूटन का। ऐसा होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस वक्त वहां, उसको हम कितना मैग्नेटिक फील्ड बोला करेंगे? एकांक चुंबकीय क्षेत्र कहा करेंगे।
बस। और आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते क्योंकि आप इसके बारे में पहले जानते भी तो नहीं थे। अगर आप 1 लीटर को पहचानते हो तो हम आपसे बोलेंगे कि देखो ये 1 लीटर है, तो आप हां करोगे। लेकिन 1 बाल्टी पानी डाल के हम बोलेंगे कि 1 लीटर पानी है, फिर आप नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आप 1 लीटर को पहचानते हो। हम इतनी सी सब्जी लाएंगे और आपको बोलेंगे कि ये 1 किलो सब्जी है, आप हाथ में लोगे, आप अनुभव करोगे और आप मान लोगे कि हाँ ये 1 किलो के आसपास है। लेकिन इतनी ढेर सारी सब्जी लेके हम बोल देंगे कि ये देखो 1 किलो सब्जी है, फिर आप हंसोगे, आप नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि आप 1 किलो को पहचानते हो। लेकिन एकांक चुंबकीय क्षेत्र किसको कहते हैं कि आप पहले जानते थे, तो हम जितने को कहेंगे उसको मानना पड़ेगा आपको। अब आप समझ में आ रही कुछ? तो हम किसको एडजस्ट करेंगे? क्या हम चार्ज को एडजस्ट करेंगे, हम वेलोसिटी एडजस्ट करेंगे, हम फोर्स एडजस्ट करेंगे, या हम मैग्नेटिक फील्ड को घटाएंगे बढ़ाएंगे? हम मैग्नेटिक फील्ड को घटाएंगे बढ़ाएंगे और उतना मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे कि उस चार्ज पार्टिकल पर कितना बल लगना शुरू हो जाए, 1 न्यूटन। उस वक्त जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन जितना भी होगा ना, कसम से उसको हम क्या बोल देंगे कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड एकांक चुंबकीय क्षेत्र है। बस समझ में आया अब आपको? ओके। अब अगर ये सबको 1 बना दिया, अब आप मुझे बताइए, F की जगह 1 लिखो, Q की जगह 1 लिखो, V की जगह 1 लिखो, B की जगह 1 लिखो, सभी 1 लिख दो, तो K का मान क्या आएगा? K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तब K इज इक्वल टू 1। देखो, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करते समय यह चालाकी हमने कर दी, और आपकी इस चालाकी करने से K का मान कितना हो गया? 1। और जब K की वैल्यू 1 हो गई, तब आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान कितना आ जाएगा? क्योंकि K की जगह 1 लिख दो, QV इंटू B। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र के भीतर गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान कितना मिला हमको? F बराबर Q इंटू V इंटू B। सिंबल सभी आप जानते हो। Q का मतलब आवेशित कण का आवेश, V है उसके वेग, और B है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बताएं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण अगर गति करेगा तो उस पर कितना बल लगता है? बताइए। Q इंटू V इंटू B। समझ आ गई बात आपको? ओके। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? छोटी सी प्रॉब्लम ये है बेटा, ये क्या है? बल। और बल किस प्रकार की राशि है? अदिश कि सदिश? सदिश राशि है। लेकिन यहां तक हमने बना डाला, अभी तक हमको बल की दिशा का पता नहीं चला। जबकि फोर्स किस प्रकार की क्वांटिटी है? सदिश राशि है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बल में 2 चीजें होनी चाहिए, परिमाण, और परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा। अभी तक बल के परिमाण का ही हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, दिशा का तो अभी कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो हम उसकी दिशा को समझना चाहते हैं कि ये जो बल चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लग रहा है, ये बल की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, उसके लिए एक छोटी सी चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप सभी गौर से देखिए भाई, ध्यान से बताइए, अगर आपको याद है तो बल किस प्रकार की राशि है? सदिश, वेक्टर क्वांटिटी है। आवेश किस प्रकार की राशि है? सदिश है कि अदिश है? अदिश है। स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी किस प्रकार की राशि है? वेग किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि है? सदिश कि अदिश? अदिश, सदिश। अभी आप नहीं जानते, क्यों? क्योंकि हमने अभी तो इसको नई नई राशि को पढ़ा हुआ है, अभी तो हमने केवल तीव्रता की बात की हुई है, तो अभी हम इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन मैं एक चीज आपको बता सकता हूं जिससे आप सोचेंगे कि ये कैसी राशि है। इसके पहले हमने 2 क्षेत्र पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। कौन कौन से 2 क्षेत्र पढ़े हैं बताइए?
गुरुत्वीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र किस प्रकार की राशि थी? सदिश। वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार की राशि थी? सदिश। तो अब हमको समझ में आता है कि क्षेत्र कोई भी होगा वो किस प्रकार की राशि होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र भी कैसी राशि होगी? ठीक है। एनी फील्ड, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, हर फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है। अब याद रहेगा आपको? ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, ये तो अदिश है, खैर इसकी बात तो छोड़ दो, लेकिन राइट हैंड साइड में आने वाली ये दो राशियां कैसी हैं? सदिश राशियां। अब इन दो सदिश राशियों का गुणा करने से हमको जो आंसर मिल रहा है वो कैसा है? सदिश। तो क्या आप याद करके मुझे बता सकते हैं कि दो सदिश राशियों का गुणा करने से एक सदिश राशि अगर मिलती है तो ये किस प्रकार का गुणन है? सदिश गुणन। वेरी गुड। याद आ रहा है कुछ आपको? जब कभी दो सदिश राशियों का गुणा करने से आपको एक सदिश राशि मिलती है तो ये किस प्रकार का प्रोडक्ट होता है? ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट, जिसे आप हिंदी में सदिश गुणन कहते हैं। इसी को आप हिंदी में क्रॉस गुणन भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब याद आ गया आपको? और क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे प्रदर्शित करते हैं बताइए? दोनों सिंबल्स के बीच में क्रॉस का निशान लगा देते हैं। याद आ गया ना सबको? ओके। तो अब बताइए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखो। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर एफ इज इक्वल टू, एफ के ऊपर क्या लगा दिया? वेक्टर साइन। वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू। क्यू अदिश है इसलिए इसके ऊपर कुछ वेक्टर वगैरह नहीं लगाएंगे। वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये दोनों ही सदिश राशियां हैं, इसलिए इनके ऊपर वेक्टर भी लगाएंगे और इनके बीच में क्रॉस का साइन भी लगाएंगे। इस तरह से ये जो फॉर्मूला बना ना, दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का कंप्लीट फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि ये न सिर्फ परिमाण को व्यक्त करता है, उसके साथ साथ क्या बताएगा हमको? डायरेक्शन भी व्यक्त करता है, और इसे कहते हैं वेक्टर फॉर्म, जिसे आप हिंदी में बोला करते हैं बल का सदिश रूप। समझ आ गया आपको? तो ये वेक्टर एफ का फॉर्मूला बन गया। अच्छा, अगर हम इसका परिमाण निकालें कितना होगा तो क्या मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे आप? वेक्टर एफ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ, इस बल का परिमाण कितना होगा? तो यहां पर हमें क्यू लिखना पड़ेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। क्या किसी भी बच्चे को याद है? क्यू का मैग्नीट्यूड तो आवेश है, अदिश है, तो इसका तो जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे। V क्रॉस बी का परिमाण, जैसे A क्रॉस बी का परिमाण क्या होता है? A क्रॉस बी का फॉर्मूला याद है आपको? मैं यहां लिख के दिखाता हूं। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का फॉर्मूला बताइए। A का परिमाण, B का परिमाण साइन थीटा, बस। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का फॉर्मूला बताइए, मैंने बोला ए बी साइन थीटा, बस। ए बी साइन थीटा एन कैप, याद करिए, एन कैप ए व बी के तल के लंबवत इकाई सदिश होता है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला। लेकिन जब आप इसी का मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे, इसी का परिमाण निकालने जाओगे तो ये 1 हो जाएगा, और उस वक्त इसकी वैल्यू आती है ए बी साइन थीटा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, लेकिन ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, जिसका मॉडुलस निकालोगे, वो ए बी साइन थीटा होता है। ऐसे यहां पर वी क्रॉस बी का मॉडुलस निकालना चाहते हैं तो क्या वैल्यू आएगी बताइए? Q इंटू वी इंटू बी। देखो Q की जगह Q लिख दिया। V क्रॉस बी का परिमाण क्या होगा?
जैसे ए क्रॉस बी का परिमाण ए बी साइन थीटा, तो वी क्रॉस बी का परिमाण होगा वी बी साइन थीटा। यह आ गया चुंबकीय क्षेत्र के भीतर आवेशित कण पर लगने वाले बल का परिमाण, और यह है उसका सदिश रूप। ठीक है, आप एक काम करें, अब ये नोट कर लीजिए, और क्योंकि हमने यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को इंट्रोड्यूस किया है, तो अब हम उसकी परिभाषा वगैरह बनाना चाहते हैं। आप एक काम करें कि इसे नोट कर लें, फिर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बनाते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें सभी लोग। अब हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ना परिभाषा बनाना चाहते हैं। तो अभी अभी हमने आवेशित कण पर लगने वाले बल का एक सूत्र पढ़ा है, F इज इक्वल टू Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। यह बल का परिमाण आया हुआ है। अब यहां से क्योंकि F Q V थीटा ये सब हम पहले से जानते हैं, हमारे लिए जो नई भौतिक राशि है वो है B, इसलिए इसी की परिभाषा बनाना है मुझे। तो इसका सूत्र बनाओ, इसके अलावा बाकी सारी चीजें इधर भेज दो। तो बताइए B की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? B की वैल्यू मिलेगी F अपॉन Q इंटू वी इंटू साइन थीटा। ठीक है, और B की परिभाषा बनाने के लिए फिर यहां पर हम कुछ सुविधाएं लेना चाहते हैं। जैसे लिखेंगे, माना Q बराबर 1 कूलॉम, V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीन चीजें हमने मान ली, इसलिए B की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो जरा। F की जगह पर F, Q की जगह पर 1, V की जगह पर 1 और थीटा की जगह पर 90 डिग्री। B इज इक्वल टू F, क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या मिलेगा आपको 1, और 1 से F को डिवाइड कर दोगे तो F आ जाएगा। अब आप जानते हो, इसको देखकर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बना सकते हो। कैसे बनाओगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा? देखते हैं जरा। ये सारी चीजें आपको बतानी है बस। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कैसे सबको हम बताएंगे। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसके अंदर गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल के बराबर होता है। जबकि देखो, ये तो साफ दिख रहा है मुझे कि किसी भी स्थान पर किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान उसके अंदर गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल के बराबर होता है। जबकि आवेशित कण का आवेश 1 कूलॉम हो, उसकी चाल 1 मीटर प्रति सेकंड हो, तथा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाते हुए चलता हो, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलता हो। कुछ बात समझ में आई हमारी आपको? इस तरह से हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा बना सकते हैं। बहुत शब्दों में हमारे पास तरीके हैं उसको जोड़ने के, बस इन सब बातों को केवल जोड़ना ही है। और देखिए, एक तरीका यह भी हो सकता है कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के भीतर 1 कूलॉम का आवेश 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा हो, तो उस पर जितना चुंबकीय बल कार्य करता है उसे ही उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह भी तरीका है हमारे पास, हम ये भी लिख सकते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? तो चलिए फिर डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप लोग इसकी। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक कूलॉम का आवेश एक मीटर पर सेकंड की चाल से
चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे तो उस पर ठीक है। देखिए क्या डिफिनेशन बनाई हमने कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक कूलॉम का आवेश 1 मीटर पर सेकंड की चाल से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे तो उस पर जितना चुंबकीय बल आरोपित होता है उसे ही उस स्थान पर उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। ये वाली लाइन आप पहले ही नोट कर चुके हैं। एक छोटी सी चीज और है जो कि मुझसे छूट रही है बताने से और मुझे याद आ गई है, तो आप इसे नोट कर लें, फिर मैं उसको बता देता हूं। लिख लिया सभी लोगों ने? ओके। अभी अभी आपने बल का एक वेक्टर फॉर्म पढ़ा हुआ है। फोर्स की वेक्टर फॉर्म में आपने पढ़ा है वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये आपने पढ़ा। अब आप ध्यान से देखिए, क्या आपको याद है कि दो सदिशों का जो सदिश गुणन होता है, जो क्रॉस गुणन होता है, उसकी दिशा क्या होती है? वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अभी हम बात कर रहे थे कि बल का परिमाण पढ़ लिया, दिशा का जिक्र नहीं हुआ, तो दिशा का जिक्र तो अभी भी नहीं हुआ कि चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, उसको हम भूल गए हैं। वो कर लेते हैं जरा 2 मिनट में। अगर आपको याद है A क्रॉस B की दिशा क्या होती है? A क्रॉस B की दिशा A व B के तल के लंबवत होती है। याद रख लीजिए, A क्रॉस B की दिशा कैसी होती है? A व B के तल के लंबवत। आप याद करें, क्रॉस प्रोडक्ट की दिशा हम राइट हैंड कर्ल रूल से निकाला करते थे। A की तरफ उंगलियां करते हैं, B की तरफ उनको मोड़ देते हैं। उस वक्त थंब जो डायरेक्शन हमको दिखाता है वही डायरेक्शन A क्रॉस B की दिशा है। तो A क्रॉस B की दिशा हमेशा A और B के तल के लंबवत होती है। यहां F किसके इक्वल है? V क्रॉस B। इसलिए F की जो दिशा होगी वो V और B के तल के लंबवत होगी। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? जो गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय बल लगता है ना, वो V और B दोनों के लंबवत दिशा में लगता है। ऐसा नहीं केवल V के लंबवत दिशा में ही लगेगा ना, V के भी लंबवत होगा और वो B के भी लंबवत होता है। क्यों? क्योंकि V क्रॉस B की डायरेक्शन है, V और B दोनों के लंबवत होती है और V क्रॉस B से ही F की डायरेक्शन डिसाइड हो रही है। तो जो दिशा V क्रॉस B की है वही दिशा किसकी है? F की। और V क्रॉस B की दिशा क्या होती है? V और B के तल के लंबवत। तो F की दिशा भी V और B के तल के लंबवत होती है। ये नोट करिए। आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल वेक्टर B व वेक्टर B, वेक्टर V व वेक्टर B दोनों के लंबवत होता है। ये आपको याद रखना है। किसी भी आवेशित कण पर जो फोर्स अप्लाई होता है, मैग्नेटिक फोर्स, वो न सिर्फ उसके वेग की दिशा के लंबवत होता है बल्कि
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के भी लंबवत होता है। मतलब बल की दिशा वेग और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होता है। कैसे हो सकता है? बड़ा आसान है। अगर हम ये डायरेक्शन मान लें आवेशित कण के वेग की दिशा और ये डायरेक्शन मान लें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये डायरेक्शन होगी उस पर लगने वाले बल की दिशा। यहां पर एक आवेशित कण क्यों रखा है? इधर की तरफ जा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो बल किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। जैसे ये इधर की तरफ आवेशित कण जा रहा है, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है उस पर, तो बल किस दिशा में लगेगा? ऊपर की तरफ। ये वाला बल इन दोनों की दिशाओं के लंबवत हो गया कि नहीं हो गया? ये कंडीशन रहती है। तो चुंबकीय बल हमेशा ही V और B दोनों के कैसा होता है? लंबवत होता है। और एक चीज, इस सूत्र में जो थीटा है, ये क्या चीज है? थीटा वेग V व वेक्टर B के बीच का कोण है। याद रख लीजिए इस चीज को। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर V एंड वेक्टर B। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बनाना चाहते हैं, इसका यूनिट क्या बनेगा? देखो, B का फॉर्मूला आपने ये बना रखा है, इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका अगर मात्रक चाहते हैं तो इसमें आई हुई भौतिक राशियों के मात्रक लिख दो। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश का मात्रक कूलॉम या एम्पियर इंटू सेकेंड भी तो होता है, Q बराबर IT से, तो एम्पियर इंटू सेकेंड। उसके साथ वेग, वेग का मात्रक बताइए, मीटर पर सेकेंड। साइन थीटा का मात्रक बताइए, मात्रक हीन राशि है ये, तो उसका नहीं लिखते। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या मात्रक मिला? देखो बउआ, न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक मिला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI यूनिट टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक टेस्ला। ठीक है। इसका एक CGS यूनिट भी होता है जिसको बोला जाता है गॉस। B का CGS मात्रक गॉस। क्योंकि टेस्ला और गॉस दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स हैं, इसलिए दोनों में जरूर कोई ना कोई रिलेशन होगा। तो इन दोनों में एक रिलेशनशिप है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। एक टेस्ला 10,000 गॉस के बराबर होता है, तो 10,000 गॉस एक टेस्ला बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हो गई, मात्रक हो गया। विमी सूत्र नहीं बनाया आपने, विमी सूत्र बनाइए। बी की विमाएं क्या बनेंगी? बी की विमाएं, तो आप इन सब की विमाएं लिख दीजिए। न्यूटन की विमा बताइए क्या होती है? MLT-2। एम्पियर की विमा क्या होती है? A। और मीटर की विमा क्या होती है? L। अब इसे आप सॉल्व कर लो, L से तो L कैंसिल हो गया। ठीक है। क्या बनेगा ये? MT-2 A-1। अरे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर।
न्यूटन के लिए एम एल टी माइनस 2, एम्पियर के लिए ए और मीटर के लिए एल, एल से एल कैंसिल, एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। यकीन नहीं हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ये विमा है। नोट कर लिया बेटा आपने? तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में सारी चीजें हो गई आपकी, समझ आ गया सारा कुछ आपको? आज आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी हैं। कांस्टेंट को कब आप और किस तरह से उसको हटाना है, ये एक बड़ी अच्छी चीज सीखी है। तो ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। इसके आगे की सारी बातें हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है? तो आज फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।